नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बिजू मिश्रा आज चैप्टर 4 केमिस्ट्री का लेके आया हूं और हम लोग चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ेंगे। मैं पहले आज नोट्स से नहीं जबकि बुक से ही पढ़ाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि बुक में जो एनसीईआरटी है उससे एक्स्ट्रा मैं कैसे थोड़ा पढ़ाता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा। और मैं तो आज जो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा थोड़ा सा वो एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया है, ठीक है, उससे अलग ही पढ़ाऊंगा। मतलब कुछ एनसीईआरटी से अलग आपको हरदम मिलता है, हमेशा मिलता है। एनसीईआरटी तो कवर होता ही है और उससे अलग हरदम मिलता है, हमेशा मिलता है। इसलिए आप निश्चिंत रहे और मैं थोड़ा आज बुक से पढ़ा दूँ, ताकि जो बच्चे ये सोचते होंगे कि नोट्स से पढ़ा रहा है तो नोट्स में छोड़ रहा होगा या कुछ भी, तो थोड़ा आज बुक से पढ़ा के भी बता दूँ कि कितना तक साकार होता है मेरा मेहनत, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं परमाणु की संरचना, ठीक है। तो अध्याय 3 में हम लोग यह पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 में पीछे वाला में परमाणु और अणु था। हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, परमाणु और अणु से मिलकर बना है, एटम और मॉलिक्यूल से बना है मैटर। हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में। विभिन्न प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व, जो विभिन्न प्रकार के मैटर है उसका अस्तित्व जो होता है ना, उन परमाणुओं के कारण ही होता है। जो परमाणु उनमें होते हैं उसके कारण ही वह पदार्थ बना है जिससे वे बने हैं। अब प्रश्न आपके सामने यह उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु, कोई भी एक तत्व, जैसे हाइड्रोजन है, एक तत्व ऑक्सीजन है, अलग अलग कोई तत्व ले लीजिए, तो किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होते हैं भाई? आपके सामने सवाल आएगा। और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? क्या वास्तव में वह अविभाज्य होते हैं, विभाज्य नहीं होते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे में टूटते नहीं, अनडिविजिबल होते हैं क्या एटम? मैंने बोला था कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? आपके सामने क्वेश्चन दिया, जैसा कि डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, वह विभाज्य नहीं होते। क्या यह बात डाल्टन ने जो बताया था वह सही है, या परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान है? अब आपसे क्वेश्चन कर दिया, ये डाल्टन ने जो बताया था कि परमाणु अविभाज्य, अनडिविजिबल है, वो सही है, कि परमाणु के भीतर भी छोटा छोटा अन्य पार्टिकल है, वो सही है? आपसे यह क्वेश्चन किया। आगे देखते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि छोटे छोटे पार्टिकल अंदर भी हैं कि नहीं है। हम अपरमाणुक कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अपरमाणु कण मतलब परमाणु के अंदर और सारे जो भी कण हैं अंदर, उसके बारे में, और परमाणु के विभिन्न मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे थॉमसन का मॉडल, ऐसे ऐसे बहुत से प्रकार हम लोग मॉडल पढ़ेंगे जिनसे यह पता चलेगा, मॉडल पढ़ेंगे जिनसे पता चलेगा कि ये कण जो है परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। अगर कण है भी तो परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। 19वीं शताब्दी के अंत है मतलब 1800 के कुछ लास्ट, ठीक है, जैसे 1899 या 1836 या 1835, मतलब लास्ट का बात कर रहा है 1800 का। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या थी? कि परमाणु की संरचना और उनके गुण के बारे में पता लगाना, कि परमाणु की संरचना कैसे, परमाणु होता कैसे है, ठीक है, और उसका गुण क्या है, इसके बारे में पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती थी। अब कहाँ में था? परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणु का जो संरचना थी ना, अनेक प्रयोग कर करके समझाया गया कि परमाणु ऐसा होता है, इसकी संरचना ऐसी होती है, उसके अनेक प्रयोग किया गया। परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेत में से एक संकेत तो कैसे अब आपके मन में आ गया, परमाणु अविभाज्य नहीं था भाई, मतलब कि टूटने वाला तो था, यह विभाज्य था, समझ में? तो अविभाज्य न होने मतलब कि अविभाज्य मतलब क्या होता है? जो टूट न सके, तो ऐसा तो था नहीं। यानी कि परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेत में से एक संकेत था स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थ द्वारा विद्युत चालन की परिस्थिति के अध्ययन से मिला। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जैसे एक, अगर हम लोग कंघी लेकर सूखे बाल में रगड़ेंगे और कागज के सामने ले जाएंगे तो देखते हैं कि वह कागज का टुकड़ा आकर्षित हो जाता है, यानी कि उनमें जो होता है आवेशित वो होते हैं और उनमें थोड़ा विद्युत का चलन होता है, समझ में आया? तो इस सब से मन में आया कि भाई यह आकर्षित जो कर रहे हैं, यह क्यों कर रहे हैं आकर्षित? इनके अंदर आवेशित होने वाले क्या कण है,
समझ में आई? प्लस माइनस कुछ है क्या ऐसे? तो ऐसे मन में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके लोगों ने खोजना स्टार्ट किया कि परमाणु के अंदर वास्तव में प्लस या माइनस या आवेशित होने वाले आयोनाइजेशन होने वाले कौन से कण है। समझ में? इतना आप देखिए। पदार्थ में आवेशित कण कौन कौन से है भाई? पदार्थ में आवेशित कणों को प्रकृति जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? हाँ, करती है। कागज की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए। सिल्क के कपड़े से कांच के एक छड़ को रगड़िए। ठीक है, कांच का एक छड़ है, उसको सिल्क के कपड़ा पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। देखते हैं गुब्बारे सटने लगता है। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि दो वस्तु को आपस में रगड़ने से उन्हें विद्युत आवेश आता है। समझ में आ गया? विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? अब बताइए, यह जो चार्ज है वह कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब पता चला कि परमाणु विभाज्य है तथा आवेशित कणों से बना है, तभी इसका उत्तर मिल पाया। कि हम देखते हैं कि आवेशित कण से बना है, परमाणु विभाज्य है भाई, डिविजिबल है, तभी हमें पता चल पाया। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिक ने योगदान दिया है। जैसे 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। समझ में आए? तो 19वीं शताब्दी तक पता चल गया था कि परमाणु जो है साधारण नहीं है, अविभाज्य नहीं है, इसे विभाज्य किया जा सकता है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। यह उस टाइम सोचा गया कम से कम इलेक्ट्रॉन तो जरूर एक कण होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने किया था। जे टॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले कि गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी। समझ में? जब इलेक्ट्रॉन का पता लगा ना, उससे पहले भी गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नया किरण, एक नया विकिरण की खोज की थी, एक नया रे की खोज की थी, जिसे कैनाल रे का नाम दिया था उन्होंने। समझ में? आगे अब भी आप जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ में आएंगे कैनाल रे किसे कहा जा रहा है, क्यों कैनाल रे कहा जा रहा है, आपको समझ में आएगा। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। जो कैनाल रे की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने 1886 में, याद रख लीजिएगा। ये किरणें धन आवेशित थी, यानी पॉजिटिव चार्ज थी। इसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई और इसी से क्या हुआ कि एक धन आवेश है तो कुछ ना कुछ आवेश होता होगा, इसलिए जाके इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। लेकिन इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। जब देखा गया बाद में कि इसका जो आवेश था ना, जो कैनाल रे का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, यह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था। मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर था उतना ही चार्ज इसी कैनाल रे के ऊपर भी था, लेकिन विपरीत था। समझ में? जैसे इलेक्ट्रॉन माइनस में था तो यह कैनाल रे जो था धनावेशी यानी कि प्लस में था, पॉजिटिव था। ठीक है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के लगभग 2000 गुना अधिक था। कहीं 1838 लिखता है, कहीं 2000 लिखता है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान था ना, किसका द्रव्यमान? कैनाल रे का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना अधिक था। यानी कि इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना अधिक इसका क्या था? द्रव्यमान था। समझ में आ गया? प्रोटॉन नाम दिया गया उसको। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस के द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। जहां ई लिख दे, ई और ऊपर माइनस तो इलेक्ट्रॉन और पी ऊपर प्लस तो प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश +1 को लिया जाता है। समझ में आया? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना लिया जाता है? 1 इकाई और इसका आवेश +1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है और आवेश -1 माना जाता है। अब एग्जैक्ट मैं बताऊंगा कि कितना है द्रव्यमान, कितना आवेश है, इसके बारे में मैं आराम से पढ़ाऊंगा। ऐसा माना जाता है कि परमाणु जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं, जो चार्ज को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन जो है परमाणु के सबसे भीतरी भाग है। मतलब प्रोटॉन जो है परमाणु के भीतर रहते हैं, यह मान लिया गया। ठीक है, यही पता चला। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये कण जो है, जो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, हमें इस प्रश्न का उत्तर अब नीचे मिलेगा। अब संरचना के बारे में पढ़ाएगा कि टॉमस का परमाणु मॉडल क्या था, संरचना क्या कैसे कैसे था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले अब आपके मन में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज भाई कैसे हुआ, प्रोटॉन कैसे हुआ, तो थोड़ा उसके बारे में अब आप जान लीजिए। अब आइए दूसरा हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, चले देखते हैं। यही चैप्टर है परमाणु संरचना। इसमें देखिए कैसे है। तो यही तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं 2-3 बुक लेके चलता हूँ। अभी बस 2 ही बुक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 2-3 बुक जब 2-3 घंटा पढ़ता हूँ ना, तब जाके आधा घंटा का वीडियो बनता है।
तो इसलिए आपको 2-3 वीडियो का एक ही में सारांश पूरा नोट्स का मिल जाता है और एक भी पॉइंट छूटता नहीं है। सबसे बड़ा तो धन्य यह मनाइए, एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ता हूँ। अगर लिखा पढ़ाना होता है तो लिख देता हूँ कि यह चीज़ पढ़ाना है, छोटा छोटा चीज़ लिख देता हूँ मैं, कि ताकि मैं एक भी पॉइंट ना छोड़ पाऊँ और नोट्स आपको मिलता ही रहे। तो आप इसको अपने उत्थान में, प्रगति में इसको लगाइए और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। देखिए चलिए, परमाणु संरचना क्या होता है इसके बारे में यहाँ लिखा गया कि डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण तो परमाणु होता है भाई। डाल्टन के अनुसार सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अनेक प्रयोग द्वारा प्रमाणित अब हो चुका है कि परमाणु जो है ना कई प्रकार के अति सूक्ष्म कण के संयोग से बने हैं। मतलब परमाणु कई और कण से मिलकर बने, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं। इन तीनों कणों को परमाणु के मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अब हम मौलिक कणों के आविष्कार संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसमें इतना ही लिखा था कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इसमें और से यह सब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण पाए जाते हैं, यानी कि परमाणु जो है विभाज्य है। बाद में यह पता चला। कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड किरण भी कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। कांच की एक अब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कैसे हुआ यह हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यह आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि इलेक्ट्रॉन भाई प्राप्त कैसे हुआ, प्रोटॉन कैसे हुआ। यह आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखिए, कांच की एक विसर्ग नली लीजिए। कांच का यह नली दिख रहा है आपको, ठीक है। यकीन मानिए आपको अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा सो के उठा हूँ अभी, सोच के उठते मैं देखा कि वीडियो बना दूं, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा, टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं बना रहा हूं। इसलिए थोड़ी मोड़ी गलती अगर होती होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए, कांच की एक विसर्ग नली है में किसी गैस को लेकर अत्यंत कम दाब, किसी गैस को लिया गया, इसमें अत्यंत कम दाब, निम्न दाब पर गैस भरा गया इसमें, जैसे 0.01 mmHg, ठीक है, तथा उच्च विभवांतर 10,000 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। यानी कि निम्न दाब किया गया और विभवांतर जो है इसमें बहुत ज़्यादा 10,000 वोल्ट किया गया, विद्युत धारा प्रवाहित की गई इसमें। समझ में? निम्न दाब पर गैस और विभवांतर बहुत ज़्यादा उच्च वोल्टता, यहाँ लिख दिया है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्ग नली के कैथोड से, देखिए यह कैथोड है, माइनस लिखा है, यह एनोड है, प्लस लिखा है। तो कैथोड आप याद कर लेंगे, माइनस, और एनोड प्लस, कैथोड माइनस, एनोड प्लस, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस विसर्ग नली में कैथोड से एक प्रकार की किरण निकलती है। जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कैथोड से एक प्रकार की अब किरण निकलने लगती है। देखिए यहाँ से किरण निकल रही है जो सीधी रेखा में गमन करते हुए सीधे आ रही है, करते हुए सामने की दीवार पर पड़ती है, जाकर इस पर अब टकराती है। यह सामने की दीवार है, अब इस पर जाकर टकराती है। यह इन किरणों का नाम कैथोड किरण रखा है, क्योंकि कैथोड से निकल रही है इसलिए कैथोड किरण रख दिया गया। अब कैथोड किरण का भाई नाम क्या होता है, अब इसका गुण क्या होता है। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कैथोड किरण जब बनाया जाता है या कैथोड किरण का जब निर्माण होता है, तो बताइए कि गैस निम्न दाब पर भर रहते कुछ दाब पर, तो गैस जो है निम्न दाब पर भरा रहता है, ठीक है। कैथोड किरण के गुण, तो मैंने बताया कि कैथोड किरण जो था उसे निम्न दाब पर भरने पर तब जाके कैथोड किरण प्राप्त होती है, और उच्च वोल्टता देने पर कैथोड किरण प्राप्त होती है। तो कैथोड किरण का गुण क्या होता है भाई? तो कैथोड किरण का गुण होता है कि ये जो किरण है, ये कैथोड किरण है, ये मैंने दिखा रहा हूं। कैथोड किरण जो है कैथोड से निकलकर, देखिए कैथोड से निकलकर अति तीव्र वेग से, बहुत ज्यादा वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। बहुत ज्यादा वेग रहता है इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा, और यह सीधे निकलती है। इसके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के रखने पर, ठीक है, वैसा वस्तु जो आर पार ना कर जाए, अपारदर्शक वस्तु के रखने पर वस्तु की छाया जो है ना, वस्तु की छाया वह क्या होती है कि दूसरी तरफ पड़ती है। देखिए वो यहाँ मैंने वस्तु रखा, जैसे ही वस्तु रखा तो इसकी छाया दूसरी तरफ पड़ती है। आपने देखा होगा कि एक बल्ब यहाँ पे लगाया गया और एक वस्तु रखा गया, तो इसका अगर सीधे है तो पीछे पड़ता है पृथ्वी, आप देख लीजिए कभी भी। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह सीधी रेखा में आ रही है, तभी इसका पीछे पड़ रहा है, वस्तु की एकदम पीछे पड़ रहा है वस्तु की छाया, देख लीजिए सामने वाले दीवार पर। यानी कि इसके निष्कर्ष प्रमाणित होता है कि ये जो किरण है सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इन किरण के मार्ग में हल्का पाद चक्र, मतलब पैडल
पैर वाला चक्र रखने पर ये अपनी धुरी पर नाचने लगते हैं। पाद चक्र मतलब जैसे ही हमने पैडल चक्र रखा यहाँ पर रख दिया है तो धुरी पर क्या होते हैं, नाचने लगते हैं यहाँ पे आके। ये किरणें, इससे यह सिद्ध होती है कि ये किरणें जो है अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कण, द्रव्य मतलब मैटर वाले पार्टिकल, छोटा छोटा एकदम पार्टिकल से बनी होती है। ठीक है, इतना छोटा छोटा पार्टिकल से बनी होती तभी तो यह नाच रही है। ठीक है ना, तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो कण है छोटा छोटा पार्टिकल से बनी होती है, यानी कि इसमें पार्टिकल है, यानी कि यह कोई भी मैटर का छोटा कण हो सकता है। आगे देखा गया कि वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती है। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाए, करंट के अंतर्गत लाया जाए, मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत लाया जाए, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में लाया जाए, तो ये किरणें विचलित मतलब थोड़ा हटती है। इसके विचलन की दिशा से ज्ञात होता है कि ये ऋण आवेशित। अब ऋण आवेशित किधर विचलित होता है, धन आवेशित किधर विचलित होता है, वह तो चुंबकीय क्षेत्र में आप अच्छे से जानते हैं। तो उसके दिशा से यह ज्ञात कर लेगा कि ऋण आवेश की जो दिशा होती है कि बार बार ऋण आवेश ही उधर जाते हैं, तो उधर ही उसी दिशा में यह जा रही थी, यानी कि यह किरणें ऋण आवेशित होती है। इससे यह ज्ञात हुआ। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि विसर्ग नली में भिन्न भिन्न गैसों तथा भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोडों का प्रयोग करने पर पता चलता है। विसर्ग नली जो हमने अभी ये फोटो दिखाया था, यह वाला विसर्ग नली ही है। देखिए, यह विसर्ग नली ही है। तो विसर्ग नली में भिन्न भिन्न गैस और भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग धातु यानी मेटल के कैथोड का प्रयोग करने पर पता चलता है कि हर हालत में एक ही प्रकार के कण निकल रहा है। कोई भी गैस भरिए, कोई भी मेटल रखिए कैथोड के रूप में, तो हर हालत में एक ही प्रकार कण निकलते हैं। अतः ऋण आवेशित ये कण प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक एलिमेंट के प्रत्येक परमाणु के मौलिक अवयव हैं। यानी कि इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया, कोई भी आप मेटल रख रहे हैं तो ये कण आ ही रहे। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि कोई भी तत्व के, कोई भी एलिमेंट के यह कण जरूर उस एलिमेंट में पाए जाते होंगे और यह ऋण आवेशित है। तो इस मौलिक आवेश को कहा गया कि परमाणु के यह मौलिक अवयव है। ठीक है, थॉमसन ने इन कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया। यानी कि किन कण का, इलेक्ट्रॉन के कणों का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला। जैसे क्या मैंने बोला कि जो थॉमसन साहब थे उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन का, देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, आवेश को ई से डिनोट किया और द्रव्यमान को एम से डिनोट किया। ठीक है, तो इस प्रयोग द्वारा ज्ञात किया और इसका मान पता है कितना निकाला, इसका मान निकाला। देख लीजिए, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया और उन्होंने विभिन्न विसर्ग नली को उपयोग किया, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड को काम में लाया तथा विसर्ग नली में विभिन्न गैस का प्रयोग किया और हर हालत में E/m का मान जो था ना 1.76 × 10⁸ था। 1.76 × 10⁸ हर हालत में इसका मान था। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान था 1.76 × 10⁸। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि ये कण सभी परमाणु के मौलिक कण है। इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। ठीक है ना, यह पार्टिकल जो था इलेक्ट्रॉन का नाम इन्होंने रख दिया और इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात इन्होंने यह रखा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की विशेषता क्या थी, इलेक्ट्रॉन की विशेषता थी कि आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, जो प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक एलिमेंट के परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। प्रत्येक जो एलिमेंट है ना उसके परमाणु में एकदम उपस्थित रहता ही रहता है। आर.ए. मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग द्वारा, एक आर.ए. मिलिकन साहब थे, एक तेल बिंदु का प्रयोग किया था। ठीक है, अब तेल बिंदु का प्रयोग मैं इस चैप्टर में बताता, लेकिन इस आपको 9th में नहीं पढ़ना है कि तेल बिंदु प्रयोग द्वारा कैसे निकाला गया। बस आप इतना जानिए कि तेल बिंदु प्रयोग द्वारा ही आर.ए. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का निर्धारण किया था, जिससे इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्राप्त हुआ था। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना प्राप्त हुआ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चूंकि यह आवेश की न्यूनतम मात्रा है, अतः यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश -1 कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए -1 रहता है तो करीब -1 के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए यह -1 करीब कहलाता है। अब देखिए, अब द्रव्यमान कैसे निकाला गया इसमें, द्रव्यमान तो आपने देखा कि E/m का तो मान रखा था इन्होंने,
कि आवेश और द्रव्यमान का अनुपात मैंने अभी बताया 1.76 × 10⁸ रखा था इन्होंने, और मिलिकन के प्रयोग से मिलिकन साहब जो थे आवेश का मान रख दिए यह 1.6 × 10⁻19 देख लीजिए आवेश रख दिया। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या रख दिया गया 1.6 × 10⁻19 देख लिया, रख दिया गया 1.60 × 10⁻19 रख दिया गया। अब इतना अब बटा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 1.76 × 10⁸। अब बताइए यहाँ से द्रव्यमान निकल सकता है कि नहीं, m इधर जाएगा तो यह पूरा नीचे आ जाएगा। अब इससे निकल सकता है ना m का मान, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निकला है, m इधर चला गया और यह बटा में आ गया। तो यही यहाँ लिखा हुआ 1.6 × 10⁻19 बटा में 1.76 × 10⁸। ठीक है, इतना लिखा गया। उसके बाद 9.11 × 10⁻28 या 1 kg में बदला गया तो -31 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि द्रव्यमान क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, आप याद कर लीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन MCQ के रूप में आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻28 ग्राम या -31 kg। ठीक है, 28 में और 1000 से भाग हो तो क्या होगा -31 kg आ जाएगा। और इसका आवेश अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है इसका आवेश। ठीक है, इसका आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आप इतना अच्छे से समझ गए। अब मैं एक पॉइंट और बता दूं कि मैंने क्या बताया था, उस NCERT में लिखा हुआ था कि जो कैनाल रे था जो, यानी कि जो धन आवेशित कण था, यानी कि जो प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1838 गुना होता है। यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग है, और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कल पढ़ाऊँ कि अभी पढ़ा दूँ, चूँकि चलिए आज पढ़ा ही देते हैं। ठीक है, एनोड किरण और प्रोटॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में उपस्थित होता है, जानते हैं। चूंकि परमाणु उदासीन होता है, परमाणु सब लोग जानता है कि परमाणु एकदम उदासीन रहता है, अतः इन इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत आवेश वाले अन्य कण भी उपस्थित होंगे। अब बताइए उदासीन मतलब क्या होता है, उदासीन मतलब कोई चार्ज नहीं, परमाणु पर, एटम पर कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब क्या होता है, अब जब इलेक्ट्रॉन पर भाई माइनस आ गया तो प्लस रहेगा तभी ना उसको काटेगा, तभी ना वह न्यूट्रल होगा, तभी ना उदासीन होगा। तो यानी कि कोई ना कोई प्लस चार्ज वाला भी पार्टिकल होता होगा, माइंड में यह क्वेश्चन आया। ठीक है, अतः इन इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के विपरीत चार्ज वाला भी अन्य कण परमाणु में उपस्थित रहना चाहिए, यह क्वेश्चन आया। परमाणु में धन आवेश से युक्त कण, यानी कि प्लस चार्ज से युक्त जो कण था, अस्तित्व का प्रमाण गोल्डस्टीन ने दिया था। मैंने बताया था गोल्डस्टीन ने दिया था। गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए ना, और निम्न दाब 0.01 तथा अधिक विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ विशेष प्रकार की किरण एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। एनोड से कैथोड की ओर, एनोड इधर रख दिया कि इन्होंने, कैथोड इधर रखा है। इस फिगर में देख लीजिए, एनोड इधर रखा है, कैथोड इधर, तो आप देखें कि एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें से कि जब दाब बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, विभवांतर बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो क्या होता है कि एनोड से भी कैथोड की तरफ, अगर एनोड इधर किया जाए, कैथोड इधर किया जाए, तो एनोड से भी कैथोड की तरफ किरण गमन करती है, जिसे एनोड किरण कहते हैं। ठीक है, चूंकि ये किरणें धन आवेश से युक्त होती है, एनोड किरणें क्या होते हैं, प्लस चार्ज पर होता है, धन आवेश से युक्त होती है, अतः इन्हें धन किरणें, पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। प्लस किरण होता है इसलिए पॉजिटिव किरण भी कहा जाता है, धन किरण कहा जाता है। इन किरण को कैनाल किरण भी कहते हैं, जो NCERT में लिखा था कि प्रोटॉन को कैनाल किरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि इन किरणों का गमन जो होता है ना, जो रास्ता होता है कैथोड के छेद या कैनल से होकर, देखिए कैथोड है, इसका छेद है ना, इसी से होकर जा रहा है, कैथोड का यह छेद है और इसी से होकर जा रहा है, इसीलिए इसे कैनाल रे भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने यह अच्छे से देखा कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ। प्रोटॉन का खोज हुआ कि जब लोगों ने देखा कि परमाणु तो भाई न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन पा लिया गया, और इलेक्ट्रॉन पा लिया गया, उसमें माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज वाला भी गारंटी होता होगा। तो उसके बाद क्या देखा गया कि एनोड से और कैथोड की तरफ प्रवाहित करके देखा गया, निम्न दाब और विभवांतर उच्च करके, तो एक एनोड किरण भी प्राप्त हुई। तो इसे हम लोगों ने पॉजिटिव रेज का नाम दे दिया, क्योंकि प्लस से यह निकल रहा है और बहुत निम्न दाब पर उच्च विभवांतर से यह पैदा किया गया। और चूंकि यह कैथोड के छेद से होकर, कैथोड के
छेद से होकर गुजरती है, इसे इसलिए इसे कैनाल रे भी नाम दिया गया। ठीक है, अब इसका गुण क्या होता है, एनोड या धन किरण का गुण क्या होता है? तो एनोड किरणें सीधे रेखा में परंतु कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में गमन करती है। एनोड किरणें भी सीधे जाती है परंतु कैथोड के विपरीत, क्योंकि कैथोड इधर से आएगा तो एनोड इधर से आएगा, एकदम आमने सामने आती है। इसके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु रखने पर वस्तु की छाया बनती है। यहाँ अपारदर्शक जैसे वहाँ होती थी कैथोड किरण में, अपारदर्शक वस्तु रखने पर इसकी छाया यहाँ बनती थी, वैसे ही इसमें भी बनेगा। इन किरण के मार्ग में हल्का पैडल अगर व्हील पाद चक्र रखा जाए तो ये अपने धुरी पर यह भी नाचने लगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये कण अत्यंत छोटे छोटे कण से बने होते हैं, यह भी छोटे छोटे कण से बने होते हैं। इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये कण की जो प्रकृति होती है ना, कौन से कण का मैंने बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन के, ये कण की जो प्रकृति होती है विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। विभिन्न गैस के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात अलग अलग होता है। जैसे मैंने देखा था कि कैथोड किरण में कोई भी रखिए गैस, कोई भी धातु रखिए एक ही आता था, लेकिन यह बात प्रोटॉन पे लागू नहीं हुई। प्रोटॉन पर क्या हुआ कि विभिन्न अलग अलग जब गैस लिया गया ना, तो उसके आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो था वह अलग अलग आने लगा। ठीक है, विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इस अनुपात का मान अधिकतम होता है। जब अगर ऐसे ही हाइड्रोजन गैस जैसे प्रयोग करेंगे तो इस अनुपात का मान सबसे ज्यादा आता है। समझ जाइए, हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों से बनी होती है। अब हाइड्रोजन में देखा गया कि उसकी जो जितने भी पॉजिटिव रेज है हाइड्रोजन की, वह एक ही प्रकार के पॉजिटिव कण यानी धनात्मक पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल धनात्मक कणों की बनी होती है। इन्हीं कणों को प्रोटॉन कहा गया, यानी कि H+ से डिनोट करते हैं प्रोटॉन को, H+ से प्रोटॉन को डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? तो यही बात यहाँ पे लिखा गया था। यहाँ देख लीजिए, एक हाइड्रोजन परमाणु है तो यही बात यहाँ पे लिखा गया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग है, यानी कि वह प्रोटॉन का भी 1838वां भाग हो गया। समझ में आ गया ना? तो वही बात यहाँ पे लिखा गया था। अब देखिए प्रोटॉन का गुण क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आज का काम कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटॉन का गुण होता है, प्रोटॉन एक धन आवेश से युक्त कण होता है, प्लस चार्ज होता है। इसका आवेश जो होता है, इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है प्रोटॉन का, किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। जैसे वह इलेक्ट्रॉन माइनस है तो यह प्लस होगा। इसके आवेश का परिणाम 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है, याद कर लीजिएगा। इसका भी वही 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, और इस आवेश यह चार्ज को +1 द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी है। यहाँ पे मैंने बताया था कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी है। देख लीजिए, प्रोटॉन भारी है, कौन भारी है? प्रोटॉन भारी है, इलेक्ट्रॉन से 1838 गुना भारी है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। इसका सापेक्ष द्रव्यमान 1 AMU होता है और निरपेक्ष द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 होता है। तो आपसे पूछेगा कि द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻24। आराम से आप मार के आएंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देख लीजिए, हम लोगों ने देखा। देखिए बच्चों, आप लोगों ने सोचा होगा कि आज मैं थोड़ा जल्दी भी पढ़ाया, आज थोड़ा फास्ट से पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बस ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि इतना सारा पढ़ा के मैं नोट्स पे अच्छे से लिखता हूँ। अब बताइए इसमें क्या क्या बात था। इसमें बात था, मैं अगर बता दूं कि कैथोड किरण में बात क्या था, एक लाइन में अगर 5 मिनट का समय और ले लूँ आपका, तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ाया था कि सबका निचोड़ में बता दूँ थोड़ा सा सारांश में, कि परमाणु जो है और पार्टिकल में टूटे रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ध्यान से सुनिएगा, यह वीडियो स्किप मत कीजिएगा, यह मेरा पॉइंट। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा गया। तो इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे होता है भाई? तो इलेक्ट्रॉन को एक विसर्ग नली लाया गया, उसमें एकदम निम्न दाब पर उच्च विभवांतर पर देखा गया कि कैथोड जो है, यहाँ की कैथोड देख लीजिए, कैथोड जो है अब कैथोड से गुजर रही है रेखा। ठीक है, और कैथोड से जब गुजर रही है तो यह क्या बन रही है? कैथोड किरण बन रही है। ठीक है, और ये किरण सीधे जा रही है। बीच में अगर वस्तु रख दिया जाए तो छाया भी सामने बनती है, यानी कहने का मतलब है कि इस जरूर यह सामने से आ रही होगी, यानी सीधे रेखा में जाती है। और इसका पाद चक्र रखने पर यह क्या करने लगती है? घूमने लगती है। यही सेम प्रोटॉन में भी होता है। तो मैं वहाँ नोट्स में क्या बताता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम गुण होता है, बस इलेक्ट्रॉन के निगेटिव हो जाए, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन माइनस है तो प्रोटॉन प्लस होता है, दोनों बराबर काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा कि
इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन का, आप याद कर लेंगे। और द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -28, इतना था आपको याद करने लायक, ठीक है। अब यहाँ भी प्रोटॉन के बारे में बताया कि जब मैंने एनोड किया और कैथोड किया तो हम लोगों ने देखते हैं कि एनोड से भी कैथोड की तरफ किरण जा रही है जब निम्न दाब और उच्च विभवांतर किया जाए, ठीक है, तो जा रही है, ठीक है। तो वहीं हम लोगों ने नाम दे दिया एनोड का, यह कैथोड के छेद से होकर जा रही है इसलिए कैनाल का नाम दे दिया, ठीक है। और अपारदर्शक वस्तु रखने पर इसका भी छाया बनती है, यानी कि इसका भी छाया इधर बनेगा। अब यहाँ कोई वस्तु रख दी जाएगी तो यानी कि यह उल्ट सीधे रेखा में गमन करती है, यह भी धुरी पर नाचती है, यानी यह भी पार्टिकल से बनी होती है। तो यह सब हम लोगों ने आज देखा और H+ से प्रोटॉन को डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का लगभग 1838 गुना भारी होता है, प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। इतना हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, यही था डिटेल में। और अगर नोट्स पे पढ़ते आप लोग तो इसी को बहुत आराम से, थोड़ा टाइम भी कम लगता और बहुत अच्छे से समझते। तो यही मेरे नोट्स के पढ़ाने का तरीका, इसीलिए मैं नोट्स से पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, इतना समय दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल से हम लोग प्रेजेंट होते हैं आपके सामने और कल से हम लोग देखेंगे किसने क्या संरचना दी थी, किसने क्या मॉडल दिया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।